गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया था और आज का हमारा टारगेट है आयनिक इक्विलिब्रियम। वैसे मैंने होमवर्क भी दिया था, केमिकल इक्विलिब्रियम की एक डीपीपी दी थी। किए क्या आप लोगों ने डीपीपी? हाँ जी, डीपीपी की थी क्या आप लोगों ने? यस, एनी कमेंट? आवाज आ रही मेरी? यस। डीपीपी 7, डीपीपी नंबर 8, दो डीपीपी थी वैसे, थर्मोकेमिस्ट्री की भी थी, थर्मोडायनेमिक्स की भी थी। बताइए जल्दी से। तो उसमें कोई डाउट है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री की डीपीपी में कोई डाउट है किसी को केमिकल इक्विलिब्रियम में? बताइए। डन डन, कोई डाउट? ऑल डन, बहुत बढ़िया। होमवर्क हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलो तो फिर आज आयनिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, सबके नाम दिख रहे हैं मेरे को। आदर्श, पार्थ, हेमंत, अमित, स्वाति। कुछ सॉल्यूशन की भी हेल्प ली थी। वेरी गुड इवनिंग। तो एक काम करते हैं, हेमंत या किसको डाउट है? अमित को डाउट है तो अमित लास्ट के 10 मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे। तो आज आयनिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या लगता है, मजा आता है करने में? आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें चैप्टर में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो देखिए अगेन जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम था, आयनिक इक्विलिब्रियम की भी अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। आपको कैलकुलेशन क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। थ्योरी में तो इतना सा कि आपको H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। एक सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है तो आपको H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, लेकिन उनको सॉल्व कैसे करना होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहाँ पर हमें कौन सा अप्रोक्सीमेशन करना होता है ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम बात करें जेई मेंस की, अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस का ये चार्ट आप लोग देख रहे हो। किस पर ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? ये चलिए, तो करेक्टरिस्टिक्स में कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, इसमें थोड़ा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ कुछ पोर्शन तो सही है। अगर हम यहां पर बात करें तो सॉल्युबिलिटी और केएसपी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 17.4% जो क्वेश्चन है, 17.4% जो क्वेश्चन है वो केएसपी और सॉल्युबिलिटी पर आते हैं। तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पर आते हैं। इंडिकेटर्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, किस टाइट्रेशन के लिए हमें कौन सा इंडिकेटर
यूज करना होगा। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट रुको, यहां पर होल्ड करना हरीश। हाँ जी, हाँ। तो ये बेसिकली जो ये पाई चार्ट है ना, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें केमिकल प्लस आयनिक दोनों का कंसिडर किया गया है, दोनों को कंसिडर किया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी केएसपी से रिलेटेड इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए 17.4%। प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट पर भी क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर भी क्वेश्चन है, इंडिकेटर पर भी क्वेश्चन है। टाइट्रेशन टाइप, ये टाइट्रेशन टाइप क्या होता है कि HCl में आपने NH4OH मिला दिया या NH4OH के सॉल्यूशन में आपने एसिटिक एसिड मिक्स कर दिया, तो आपको बताना होता है कि उसकी pH क्या होगी। देन pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, इस पर जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कुछ 4.3% के आसपास आप कह सकते हो। और ये कुछ जो पार्ट है, ये पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम से है, केमिकल इक्विलिब्रियम से है। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। प्रॉब्लम्स ऑन Kp, जहां पर Kp मेनली यूज होता है पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में, आप एक्सप्रेशन लिखते हो। Kc पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ ब्रेकअप आप कह सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यार इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो मुझे लगता है कि हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है, फिर टाइट्रेशन, इंडिकेटर, बफर सॉल्यूशन की पीएच, ये कुछ ऐसे सेक्शंस है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप सबको पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, तो कितने केसेस बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसके सॉल्यूशन की पीएच हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसके सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालनी है। दूसरा, वीक एसिड अगर है तो उसकी पीएच आप कैसे निकालोगे। अच्छा, वीक एसिड के केस में ये 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल्स एसिटिक एसिड हो गया या HCN हो गया, ये कुछ वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद यहां पर एक्सप्रेशन में हमें यह ध्यान रखना होता है कि कब एक्स को नेग्लेक्ट करना होता है और कब एक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना होता है। ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आई थी, वही बात आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आएगी। दोनों में ये कॉमन है। एक्स को नेग्लेक्ट करने की कंडीशन वही है, Ka/C से आप चेक करो, अगर Ka/C लेस देन 10⁻³ है तो C के रेस्पेक्ट में हम x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर वैसे जेई एडवांस में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है कब नहीं लेना है। बट जेई मेंस में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन जैसे ही वाटर का कंट्रीब्यूशन पिक्चर में आता है, फिर नंबर ऑफ केसेस और बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वाटर का कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये वीक एसिड K=x²/C-x। फिर क्या होता है, एक से ज्यादा एसिड को अगर आप मिक्स करते हो, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपने एक और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है देखो, तो अभी भी ये 100% ही आयोनाइज होंगे, 100% आयनाइज होंगे। इससे भी H+ आयन आएंगे, इससे भी H+ आयन आएंगे। टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन आप निकाल लीजिए। और लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक एसिड अगर हम मिक्स करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग का वीक पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। वीक एसिड अब उतना आयोनाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल HCl के साथ में आपने क्या मिक्स कर दिया, एसिटिक एसिड। देखिए इनके अभी मैं बस जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं कि इस तरह के केसेस बनते हैं, क्योंकि हर एक पर क्वेश्चन करा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और क्वेश्चन अभी हम करेंगे लेकिन वो PYQs में से ही करेंगे। तो आपको केसेस में बता रहा हूं कौन कौन से केसेस होते हैं। देन फिफ्थ वन, अगर दोनों ही वीक एसिड है तो पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है।
वीक एसिड प्लस वीक एसिड। देन कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है। पॉलीप्रोटिक एसिड के एग्जांपल्स पता है क्या? पॉलीप्रोटिक एसिड के एग्जांपल्स बताओ। पॉलीप्रोटिक में कौन से एग्जांपल्स आ जाते? बिल्कुल सही पार्थ, H3PO4 हो गया, गुड। मेनली H3PO4, H2CO3, H2S। इनसे H प्लस आयन कितने आएंगे वो हमें देखना होता है। इनका डिसोसिएशन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर हमें पीएच निकालनी होती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की बात आ जाती है। ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस, और ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस किसे कहते हैं? जैसे एसिटिक एसिड को हम बोल देते हैं कि एक आरिनियस एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है इसे आप ब्रॉन्स्टेड बेस कह सकते हो। जितने भी एनाइंस होते हैं वो सब बेस हैं, और जितने भी केटाइंस हैं वो सब एसिड है। और आप सबको पता है इसका क्या डिफाइन होता है? के। इसका डिफाइन होता है के, इसका डिफाइन होता है के बी, और के इंटू के बी का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? के डब्ल्यू। सिमिलरली यहां पर इसका क्या डिफाइन होगा? के बी। इसका क्या डिफाइन होगा? के। और यहां पर भी इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा? के डब्ल्यू। तो किसी एक का के पता है तो हम किसी दूसरे का के फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब के पता है तो के बी पता है तो के फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ या ना? तो इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करूं, CH3CONA की पीएच आप कैसे निकालोगे? इसका सॉल्यूशन है तो पीएच कैसे निकालोगे? KCN का सॉल्यूशन है तो इसकी पीएच कैसे निकालोगे? NH4Cl का सॉल्यूशन है तो इसकी पीएच कैसे निकालोगे? प्लस CH3COONH4, ये सारे अलग अलग केसेस हैं, इसकी पीएच हम कैसे निकालेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया जी। साईराज ने एक चीज बोली, सर अब बेस बताओ बोला तो एसीटेट आयन ही याद आता है। गुड वन, मैं समझ पा रहा हूं। यस, बिल्कुल सही। अगर ये चीज तुम बोल रहे हो ना तो तुम्हें आयनिक में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आती है क्या साईराज प्रॉब्लम? ये याद कर लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आयनिक में। सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। प्रॉब्लम ये होती कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। ये दिखता है कि ये एसिड है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ये क्या है। ये एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। जितने भी एनाइंस हैं सब बेस है, जितने भी केटाइन हैं सब एसिड है, राइट? क्योंकि एनाइन H प्लस आयन ले सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ केसेस हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एम्फीप्रोटिक वाले केसेस भी आते हैं, लेकिन जेई मेंस में उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो एम्फीप्रोटिक आप ठीक है देख सकते हो, NaHCO3 वाला केस हो गया, या NaH2PO4 वाला केस हो गया। उसके बाद मल्टीवेलेंट कैटायन एनाइन जैसे Na3PO4। बेसिकली अगेन ये किससे बना है? Na3PO4 H3PO4 से बना है। H3PO4 से बना है। ये एसिड है तो ये बेस है, ये एसिड है तो ये बेस है। बेसिकली यहां पर फॉस्फेट आयन जो है, एनाइन जो है वो बेस है, क्योंकि ये क्या एक्सेप्ट कर सकता है? H प्लस आयन। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो Kb1, Kb2 और Kb3 अगर मैं बात करूं, इसको अगर हम H3PO4 की टर्म्स में लिखना चाहें, H3PO4 की टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? Kb1 किसके बराबर होगा? अगर मुझे क्वेश्चन में इसका Ka1 दे रखा है, Ka2 दे रखा है और Ka3 दे रखा है, तो क्या हम Kb1, Kb2, Kb3 बता सकते हैं क्या? हम्म, क्या होगा Kb1 की वैल्यू? Kb1 की वैल्यू, साइराज Kb1 की वैल्यू बताओ। साइराज, लेकिन सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले Kb1,
के बी वन के केस में यहाँ आएगा के डब्ल्यू अपॉन के ए थ्री, के डब्ल्यू अपॉन के ए टू और के डब्ल्यू अपॉन के ए वन। तो ये इस सीक्वेंस में चलता है, ये ध्यान रखना। और के वन की वैल्यू के टू से बहुत ज्यादा होती है और के टू की के थ्री से बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली यहां पर सिंस के थ्री सबसे कम है तो के बी वन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, के बी टू की उससे कम होगी, के बी थ्री की उससे भी कम होगी। देन उसके बाद आ जाता है बफर सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है। अगर आप उसमें बाहर से H प्लस या OH आयन डालते हो तो उसकी पीएच में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और एक बफर सॉल्यूशन नॉर्मली हम कहते हैं एसिडिक बफर और बेसिक बफर, जनरली ये वर्ड्स यूज होते हैं। और इसकी पीएच फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और अगर बेसिक बफर है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा है, एसिडिक बफर का एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। तो एसिटिक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस CH3CONA, ये एक एसिडिक बफर है। बेसिक बफर की अगर हम बात करें तो NH4OH प्लस NH4Cl, ये एक बेसिक बफर है। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है। हेंडरसन इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, दिस इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन। और एक और टर्म चाहो तो, वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बफर कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। बफर कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम मैथमेटिकली ds अपॉन dph लिखते हैं, विच इज 2.303 सॉल्ट इनटू एसिड, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन एसिड की कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड प्लस सॉल्ट की कंसेंट्रेशन। जिसके लिए बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे अच्छा बफर होगा, मतलब उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो बफर कैपेसिटी। चलिए आगे बढ़ने से पहले इन पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंडिकेटर वाले सेक्शन को हम की थ्योरी बाद में देखेंगे, पहले इन पर क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा मैं आप लोगों को भी टाइम दे रहा हूं, आप लोग अपने लेवल पर भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। 200 ml सॉल्यूशन है HCl का मिक्स्ड विथ 400 ml H2SO4 सॉल्यूशन, पीएच आपको बतानी है। पीएच आपको बतानी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मिस्टेक फिर भी हो सकती है इसमें। कहाँ हो सकती है, मुझे लग रहा है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। मोल्स और कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। H प्लस आयन यहां से भी आएंगे, H प्लस आयन यहां से भी आएंगे। आपको फाइनली सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन और उससे पीएच निकालनी हो, बतानी है। वैसे इन्होंने डेटा नहीं दे रखा है, तो नियर बाय आंसर पीएच क्या होगा। यार ये नाम बड़ा जोरदार है, हेल वोलहार्ड जेलेंस्की। वैसे तो कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शन है क्या ये? या जेलेंस्की यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का भी सरनेम यही है क्या? ऐसा ही कुछ है नहीं तो। हेमंत कह रहा बॉम्बे 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 बॉम्बे, ऐसा हेमंत? अच्छा, ओसी की रिएक्शन का नाम है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। हेमंत ने बता दिया। तो
HCl भी H प्लस आयन देगा, H2SO4 भी H प्लस आयन देगा। यहां से H प्लस आयन के कितने मिलीमोल्स आ रहे हैं? 2 मिलीमोल्स, 200 इंटू 0.01। यहां से अगर हम H2SO4 के मिलीमोल्स की बात करें तो 4 मिलीमोल्स। लेकिन अगर हम H प्लस के मिलीमोल्स की बात करें तो यहां से तो 2 मिलीमोल्स ही आएंगे और यहां से 2 टाइम्स हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो टोटल कितने होंगे? 10 मिलीमोल्स, H प्लस आयन के 10 मिलीमोल्स। लेकिन अब वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम हो गया 600 ml। तो H प्लस की ये H प्लस के मोल्स आए हैं। H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, तो 1/60। हाँ, अब इन्होंने यहां पर लॉग का डेटा नहीं दे रखा है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा। प्लस अब आपको थोड़ा डेटा कुछ याद होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और ऐसा नहीं कि सर हम ये कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं कैसे निकालोगे। 60 को क्या लिख सकते हो? log 10 प्लस log 6, उसको log 2 और log 3 इस तरह से ब्रेक कर दो। log 2 की वैल्यू पता है 0.3, log 3 की वैल्यू पता है 0.47 और इसकी वैल्यू है 1। तो ये लगभग आंसर आपका आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 1.78 ये तो हो ही गया। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड थे। ये जो क्वेश्चन है ये एक वीक एसिड है और इस वीक एसिड की हमें पीएच फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2, के का डेटा दे रखा है। बताइए पीएच क्या होगी? इसका आंसर भी बॉम्बे है, ये तो भाई न्यूमेरिकल है। बताओ बताओ, करिए जल्दी से। अच्छा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। थ्री। बताओ बताओ, आंसर बताइए जल्दी से। 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो वीक एसिड है। देखो कोई जरूरी नहीं कि आप ये पूरा फॉर्मूला लिखो, आप चाहो तो इसको सिंपली ऐसे लिख दो। कोई वीक एसिड एच ए है जो कि आयोनाइज होगा H प्लस और A माइनस में। ऑलरेडी हमें पता है ये सब एक्सप्रेशन, डायरेक्ट भी चाहो तो आप लिख सकते हो के इक्वल्स टू विच इज 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस एक्स। के बाई सी से चेक करो, आप इस एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4 इंटू 10⁻⁻⁶, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻3। x क्या है यहाँ पर? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो pH इक्वल्स टू, वैसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो 3 माइनस log 2। एग्जैक्ट आंसर निकाला जाए तो वो आ जाता है 2.7। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो वो हो जाएगा 3। हाँ बट एग्जैक्टली निकालने की कोशिश करो। अच्छा सॉरी, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये 2.7 और इसको 10⁻⁻1 में कन्वर्ट करोगे तो ये 27 इंटू 10⁻⁻1, तो नियरेस्ट इंटीजर 27 आएगा। नियरेस्ट इंटीजर 3 नहीं होगा। बी केयरफुल, ध्यान रखो, है ना? तो आंसर इज
27 अप्रोच देख लो, क्या करना है, नेगलेक्ट कब करना है, कब नहीं करना है। क्यों हमने यहाँ पर x को नेगलेक्ट किया? बिकॉज k बाई सी की वैल्यू राइट नाउ कितनी आ रही है? 2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.2, ये k बाई सी, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁴, जो कि 10⁻³ से कम है। मतलब x को c के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट। अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक वीक एसिड को मिक्स किया है, HCl भी है, एक वीक एसिड भी है, और आपको इस वीक एसिड Ha का क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इसका अल्फा फाइंड आउट करना है आप लोगों को। अल्फा निकालना है, कितना होगा? एक वीक एसिड को हम मिक्स कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अगेन क्वेश्चन में बहुत कुछ दे रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको आप 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हो, अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। मिक्सअप करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। फाइनल आंसर को अगेन नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना 10⁻⁵ में कन्वर्ट करके। अरे भाई, सबको ऐसा लगता है मेरे कमेंट, सबके कमेंट दिख रहे हैं बेटा, तुम्हारी कोई यूट्यूब वालों से दुश्मनी थोड़ी है, हैं? जो तुम्हारे कमेंट को हटा दिया जाएगा, या किसी ने तुम्हें बैन कर रखा, तो फिर बताओ। ये केसेस जो हैं, जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चंस करोगे तभी फायदा मिलेगा। जित क्वेश्चंस करिए, थ्योरी में आप देखोगे तो कहीं से भी आप आयनिक के नोट्स उठा लो, थ्योरी कुछ नहीं। थ्योरी जैसे ही आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस दिखेंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अलग अलग केसेस बनते हैं। तो यहां पर भी ये सारे क्वेश्चन जो है PYQs हैं, उन्हीं को मैंने एक सीक्वेंस में डाल दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। जो PYQs थे उनमें से सेलेक्ट किया, उनको एक सीक्वेंस में डाल दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। कृष्णा, सेशन की PDF जो है आई थिंक ऐप पर ही मिलती होगी। बताइए, देखें इस बार कोई गलती ना हो, इस बार कोई मिस्टेक नहीं हो। आया कि किसी का आंसर? जेई मेंस मार्च 2021, मार्च 2021 में सबसे ज्यादा पेपर्स सेशंस हुए थे। 4 सेशंस हुए थे जेई मेंस के, बिकॉज ऑफ कोविड कह सकते हो आप। अराउंड 30 पेपर्स हुए थे। सोचो अहमद, कैसे करेंगे? नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? कहाँ करना है? कृष्णा यार, यूट्यूब से ही देख लो। अनुष्का भी देखो, मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूं उसकी अप्रोच को देखो। आयनिक पढ़ा नहीं है तब थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर भी ये सेशन देखो, उससे काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। तो चलिए करते हैं। आंसर बता दूं क्या पहले? आंसर इज 2, बट सॉल्यूशन नहीं है। करते हैं चलिए। तो यहां पर अब क्या होगा? वीक एसिड का डिसोसिएशन H प्लस प्लस A माइनस, लेकिन सॉल्यूशन में ऑलरेडी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1। ये कहां से आ रही है? HCl से। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.01, विच इज 10⁻⁻²। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले x निकाल लेते हैं, फिर उसको अल्फा में कन्वर्ट कर देंगे। -x, यहां पर +x, और यहां पर भी x।
लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एसिड है ना वो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, मतलब आप इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो x अगर 10 की पावर -2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो रहा है तो यहां पर भी x नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो 0.1 ही रहेगी। Ka इक्वल्स टू के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 0.1, A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन x जो हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2। तो यहां से x के लिए अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। लेकिन ये अल्फा नहीं है। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज कि 1 में से कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 में से कितना रिएक्ट कर रहा है। तो ये तो 10 की पावर -2 में से है, 10 की पावर -2 में से कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -7। तो 1 में से कितना रिएक्ट करेगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 विच इज 2 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमारा आंसर हो गया। विनीत सैनी जी, वॉइस आ रही है, आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगी भाई। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आ गया पॉलीप्रोटिक एसिड का क्वेश्चन है। पॉलीप्रोटिक जहां पर H2SO3 है, इसका K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, और बताना क्या है इसकी pH। लेकिन इसका डेटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। 0.588 0.588। अब यहां पर इनिशियली तो नहीं बता सकते, लेकिन जब लास्ट में जाके हो सकता है हम कुछ अप्रोक्सीमेशन कर लें। 0.588 को 0.6 ले सकते हैं अगर लग रहा है कि उससे आंसर में कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे भी हमें नियरेस्ट इंटीजर वाला पार्ट करना है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हाँ क्या अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। तो यहां पर K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, और आपको pH फाइंड आउट करनी है। सोचो, वैसे तो ये 2 स्टेप में आयोनाइज होगा, 2 स्टेप में आयोनाइज होगा। हेमंत कुमार कह रहा है सर आज मोदी जी का भाषण घर के बगल में था। कहाँ? हेमंत कहाँ से हो तुम? तो मोदी जी से मिलके कुछ बात बात कर लेते सर, यार सर भिजवा दो मुझे यार। हेमंत, तो पॉलीप्रोटिक एसिड क्या दोनों डिसोसिएशन कंसिडर करेंगे या दोनों में से कोई एक करेंगे? अच्छा, बिहार। क्या दोनों डिसोसिएशन कंसिडर करेंगे? बिल्कुल साइराज, एक को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि Ka2 की वैल्यू बहुत कम है, तो सेकंड स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर H2SO3 आयोनाइज होगा H प्लस प्लस HSO3 माइनस। ये HSO3 माइनस भी फर्दर आयोनाइज होगा, लेकिन उससे जो H प्लस आयन आएंगे वो बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि Ka1 की वैल्यू Ka2 से बहुत ज्यादा है। तो यहां पर मैं अभी C लिख देता हूं। C की वैल्यू 0.588 है, -x, x और x। हाँ, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। यहां पर अब आप क्या इस C के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर पाओगे? ये 0.588 लिख देता हूं, चलो मैं 0.588 माइनस x इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 की पावर -2। इस बार क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक भी आसान वाली नहीं है। क्वाड्रेटिक भी आसान वाली नहीं है, क्वाड्रेटिक भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पर एक चीज जरूर कर सकते हैं यार, देखो, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको 0.588, बेसिकली 0.59 तो हो ही गया, तो 0.56 ले सकते हो आप इसको। तो ये अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। इसको 0.6 ले लीजिए, फिर आपको क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी।
ठीक है ना, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आंसर ठीक है, वो तो 1 आ रहा है। चलिए, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? डर नहीं लगना चाहिए, एग्जाम में सुन हो रही यार अब क्या करूं, एग्जाम में वो डर वाला फील नहीं आना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यार कोई बात नहीं, ऐसी कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, इसको 0.6 लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं 0.6 लिख रहा हूं, तो प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻², माइनस इसको मैंने अगर 0.6 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0.6, 1.7 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाती है, इसको भी अगर आप देखो तो 1.7 इंटू 6, ये 10.2 के आसपास आएगी, 10.2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1.7, ये एक्स है, यहां पर मैंने एक्स नहीं लिखा, इंटू 10⁻⁻²x माइनस 10.2 यानी 1.02, 10.2 ही लिख देता हूं, 10.2 इंटू 10⁻⁻²। अब आपको क्वाड्रेटिक के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिस करो। आंसर इसका कितना आ रहा है, 1। नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो वो आपको देखना होगा। आया किसी का आंसर? स्वरूप का आ रहा है 1.000। सीरियसली? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। अब ये क्वेश्चन किस पर आ गए, कोई बता सकता है? कैटेगरी क्या हो गई, NH4Cl, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस वाला केस आ गया, सॉल्ट वाला केस आ गया, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस कह सकते हो यहां पर। लेकिन आपको जो के दे रखा है वो के भी किसका दे रखा है, NH4OH का। पानी में आप क्या डाल रहे हो, NH4Cl। अगेन क्या बतानी है, पीएच फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने भी थ्योरी थोड़ी पढ़ी हुई है सब रिलेट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन आप सोचो, पीवाई क्यूज में ले रहा हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरी बताई थी, आप रिलेट कर सकते हो। हर एक कैटेगरी पर क्वेश्चन आया, ये नहीं कि सर ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करो सब पर क्वेश्चन आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड पर क्वेश्चन है, वीक एसिड पर क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सब पर बने हैं भाई, ऐसा नहीं है कि पॉलीप्रोटिक पर नहीं बनता। अब किसी पर ज्यादा बन सकते हैं, किसी पर कम बन सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, ऐसा नहीं है। बट आपके पेपर में कौन सा आएगा वो तो नहीं पता है। और ये सारे केसेस एक दूसरे से रिलेट करने वाले, ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल अलग है। आप सीक्वेंस में करते जाओगे तो सब समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वाली चीजें आ रही है, यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। ज्यादातर जगह पर ये वाला जो जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी क्योंकि यहाँ एक्स नेग्लेक्ट नहीं हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम थी। क्योंकि वैसे नियरेस्ट इंटीजर में जब कभी कभी पूछ लिया जाता तो हो सकता है कि आप नेग्लेक्ट कर भी दो तब भी आंसर आ जाए, मुझे नहीं पता। बट वो रिस्क है, वो रिस्क हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें बाय रूल्स ही जाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये तो अब हो सकता है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। किया जाए क्या? तो अब यहां पर
जैसे आप इस सॉल्ट को पानी में डालोगे ये किस में टूट जाएगा, NH4 प्लस और Cl माइनस में। लेकिन Cl आयन की कोई रिएक्शन नहीं होगी। मैं आपको बता दूं पानी में Na प्लस आयन, Cl आयन, नाइट्रेट आयन, K प्लस आयन, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस तो ये तो आयंस की फॉर्म में रहना चाहते हैं भाई, तो इनकी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये आयंस पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो रिएक्शन केवल किसकी होगी, NH4 प्लस की, क्योंकि इसकी रिएक्शन से क्या बन रहा है, एक वीक एसिड या वीक बेस बनता है। जैसे यहां पर NH4OH बनेगा जो कि एक वीक बेस है, प्लस क्या प्रोड्यूस होंगे, H प्लस आयन। और मैंने आपसे कहा भी था जितने भी केटाइंस होते हैं वो सारे एसिड होते हैं, NH4 प्लस एक एसिड है, क्यों, क्योंकि ये H प्लस आयन दे रहा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.02 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। यहां पर भी देखो अप्रोच वही है, लेकिन यहां अब एक प्रॉब्लम आती कि ये जो NH4 प्लस है वो एक एसिड है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इसका Ka नहीं दे रखा है, इसका Ka नहीं दे रखा है, उसकी जगह आपको इसका Kb दे रखा है। लेकिन हमें पता है कि इस Ka Kb का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, Kw। तो यहां पर Ka इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स, या C की वैल्यू 0.02 माइनस एक्स, लेकिन K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kw अपॉन Kb, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, Kb दे रखा है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁵। यहां पर 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁵, 10⁻⁹। क्या x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। 10⁻⁹ अपॉन 0.02, ये x को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.02। तो आप इसको 2 इंटू 10⁻11 लिख सकते हो, या 20 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू नियर बाई कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट 4.5 के आसपास में लिख देता हूं, इंटू 10⁻⁻6। तो आंसर अब आप कह सकते हो, अगर देखा जाए तो 6 माइनस लॉग 4.5, बताइए क्या आएगा आगरा। लॉग 4 की वैल्यू 0.3, तो उसी के आसपास आंसर आ जाए। डन, अप्रोच समझ में आई। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, वापस से कर लेना कि किस तरह से करना होता है। कुछ कुछ थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बता दी। इसी तरह से क्वेश्चन CH3CONA पर भी आ सकता है, अगर आप इसको पानी में डाल रहे हो तब भी अप्रोच वही रहेगी। हाँ, बस ये देख लो कि किसका Ka दे रखा है, किसका Kb दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये Kw अपॉन Kb क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसका Kb दे रखा था। अगर इसका Ka दे रखा होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रिंस कह रहा है कि सर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। एक को अब आ जाता है बफर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस। बफर सॉल्यूशंस, a student needs to prepare a buffer solution of propanoic acid and its sodium salt with pH 4। उसको pH कितनी चाहिए, 4। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होना चाहिए। कंसंट्रेशन का रेशियो पूछा गया है, प्रोपेनोइक एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट। तो सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो पूछा है। डायरेक्ट हेंडरसन इक्वेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हेंडरसन इक्वेशन का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। स्वरूप खरोशी, आंसर 0.13। और बताते जाओ, बताते जाओ। बॉम्बे, वेदांत,
और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, ये इस तरह के, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आया है। अगर बफर का ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन और जेई मेंस में आए हुए हैं, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर आए हुए हैं। तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में 3-3 4-4 पीवाईक्यूज को कम से कम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, एक साथ 4-4 पीवाईक्यूज कर रहे हो। आपको बाकी पीवाईक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को कर लो। जैसा मैं पहले भी बोलता आया हूं, अगर आप ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको कर लेते हो तो आपके 70% पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। उनको करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 70% की मैं बात कर रहा हूँ, यस, वो कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि वो इसी पैटर्न पर है। देखिए जेई मेंस में मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं रिपीटेड होते हैं, उनमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हाँ यस, ये कह सकते हो 20-25%, 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं। वो ऐसे कॉन्सेप्ट पर होते हैं जिस पर रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बफर सॉल्यूशन पर, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिए हैं जो फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, लेकिन वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। और उससे रिलेटेड थ्योरी भी बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़ो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, बहुत कम कंफ्यूजन होगा, कर सकते हो। अप्रोच याद रखो कि यार इसी तरह से करना हमें। और वैसे सारे केसेस आ रहे हैं, सारे केसेस यहां पर आ रहे हैं। वेदांत कह रहा है सबसे आसान तो केएसपी वाले होते हैं। बिल्कुल वेदांत, हो गया क्या ये? तो हेंडरसन इक्वेशन, एसिडिक बफर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, यही आपको फाइंड आउट करना है। पीएच इक्वल्स टू 4, पीके, यहां पर भी इन्होंने डेटा नहीं दिया है, यहां प्रॉब्लम हो सकती। तो चलिए 5 माइनस लॉग 1/3 लिख देते हैं अभी। तो 5 माइनस लॉग 1/3 लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा -1 प्लस लॉग 1/3, और इस 1 को एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं माइनस लॉग 10 इक्वल्स टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये माइनस लॉग 10 है तो प्लस लॉग 1/10 हो जाएगा, और लॉग वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाती तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लॉग 1.3 डिवाइडेड बाई 10। दोनों तरफ लॉग वाली टर्म है तो वो हट जाएगी। तो सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो 1.3 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 0.13। तो कह सकते हो लॉग की कोई जरूरत नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि सर लॉग का डेटा ही नहीं दे रखा था, कैसे निकालें? लॉग 1.3 की वैल्यू ही नहीं पता, जरूरत ही नहीं पड़ रही लॉग 1.3 की। तो ये हेंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर के केस में, आगे बढ़ाऊं, यहां से आप देख सकते हो। हाँ ये टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन आ गए भाई, लेकिन यहां पर ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, HCl और NaOH। तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस हो जाता है। सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा ये इस पर डिपेंड करेगा, HCl के मिलीमोल्स ज्यादा है या NaOH के मिलीमोल्स ज्यादा है। बचे हुए मिलीमोल्स निकालो, अगर HCl ज्यादा तो उसके बचे हुए मिलीमोल्स निकालो, NaOH ज्यादा तो उसके बचे हुए मिलीमोल्स निकालो, फिर वापस उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था अगर HCl के बजाय हम H2SO4 ले ले तो फिर आपको H2SO4 के मोल्स से मतलब नहीं है, हमें H2SO4 से H प्लस के मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है वो H प्लस और OH आयन के बीच में होती है। तो आपको H याद रखना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था HCl और H2SO4, तो H प्लस के मोल्स को ऐड किया था। तो यहां पर भी H प्लस से मतलब है HCl के, साफ साफ दिख रहा है, HCl के 5 मिलीमोल्स, NaOH के 3 मिलीमोल्स। तो HCl के कितने मिलीमोल्स? सॉरी 5 नहीं 50 है, सॉरी, इसके 50 मिलीमोल्स, इसके 30 मिलीमोल्स। तो HCl के कितने मिलीमोल्स बच जाएंगे? 20। लेकिन अब वॉल्यूम कितने ml हो जाएगा?
वॉल्यूम कितने ml हो जाएगा, 20 मिलीमोल्स बचे, वॉल्यूम इसका 50 प्लस 30 तो ये हो गया 80। यानी फाइनली सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन, HCl की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/4। और अब आपको इसकी pH फाइंड आउट करनी है। डेटा भी कुछ दे रखा है, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1/4, नेगेटिव लॉग ऑफ 1/4। ये डेटा यूज करो। लॉग 2.5 का डेटा दे रखा है, लॉग 2.5 का डेटा दे रखा है, ये ध्यान रखना, जबकि हमारे यहाँ 0.25 है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली जो डेटा चाहिए वो नहीं दे रखा है, जो डेटा चाहिए एग्जैक्टली वो नहीं दे रखा है। इसको ऐसे समझो, तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 10 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये तो हो गया माइनस लॉग 2.5 माइनस लॉग 1/10 माइनस तो 0.3979 और ये प्लस हो जाएगा तो ये 1 ऊपर चला गया, तो प्लस लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 1 में से इसको आप माइनस कर दो। वैसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट कैलकुलेशन है। आंसर क्या है, 6021, 6021। ये कुछ डेटा में 73979, मैंने तो गलत लिख दिया। अच्छा, 0.6071। ये मामला थोड़ा रिस्की है, यहाँ बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 10⁻⁻4 में पूछा है, 10⁻⁻4 में पूछा है। और मैं ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि सर सब आता था लेकिन सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट आंसर दिया 6021। आप कुछ भी अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सर मैंने तो क्या किया, 0.3979 था सर, 0.3979 को तो 0.4 ले ही सकते हैं यार, ले ही सकते हैं यार, सही बात है। तो ये जेई मेंस में बड़ा इश्यू है कभी कभी, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है, 0.4 आप लेके कर सकते हो, लेकिन उन्होंने जो फाइनली आंसर दिया वो तो बहुत एग्जैक्ट दिया, 6021। मैंने फिर गलत लिख दिया, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, ये यहां पर इन्होंने लॉग की इतनी सारी वैल्यू दे रखी भाई, ये क्वेश्चन में थी। जेई मेंस वालों ने log 2 log 3 log 5 log 7 log 11 सारी वैल्यूज दे दी। साइराज कह रहा कोई काम की नहीं है, डराने के लिए दे रखी है, हो सकता है। अनुष्का बिल्कुल, केमिकल काइनेटिक्स में भी बहुत जगह पर, स्पेशली जो आरएनएस इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं उसमें आर की ज़्यादातर एग्जैक्ट वैल्यू यूज होती है। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा आपको 8.314 ही यूज करनी पड़ती है। अब बताइए इसमें क्या होगा, ये टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन जो आप बोलते हो ना, एसिटिक एसिड के साथ NaOH मिक्स कर रहे हैं, 50 ml के साथ जब 25 ml NaOH मिक्स कर दिया तो उस मोमेंट पर आपको pH फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर सबसे पहले ये देखना है क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। चलो अगर मैं आपसे पूछूं एसिटिक एसिड प्लस NaOH, NH4Cl प्लस NaOH, NH4OH प्लस NaOH, CS3COONA प्लस NaOH,
HCN प्लस NaOH, 1 2 3 4 5। कितने केसेस में रिएक्शन होगी, कौन कौन से केसेस में ये रिएक्ट करेंगे, कहां रिएक्शन नहीं होगी वो बताना है। यहां पर बहुतों को प्रॉब्लम होती, समझ में ही नहीं आता कि कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बात पता होनी चाहिए कि दो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, दो बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर एक एसिड और एक बेस है तो वो रिएक्ट करेगा। तो 1 2 3 4 5 कौन कौन से केसेस में रिएक्शन होगी, होगी वाले केसेस बताओ जहां रिएक्शन होगी। साइराज का आंसर आ गया, इधर ट्रिपल ए का आंसर आ गया। क्या साइराज का आंसर सही है? अनुष्का का भी आंसर आया है, वेदांत का भी आंसर आया है। बिल्कुल। तो यहां रिएक्शन होगी, ये तो देखो बेस है, ये एसिड है तो रिएक्शन होगी। ये भी एसिड है, एसिडिक सॉल्ट जिसे बोलते हो, ये एसिड है NH4+, यहां पर भी रिएक्शन होगी। लेकिन ये भी बेस, ये भी बेस नहीं होगी। ये सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट जिसे आप बोलते हो, CH3CO-, ये भी एक बेस है, ये भी एक बेस है, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहां फिर से रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, 1 2 5 यहां रिएक्शन होगी। अब आपको इस क्वेश्चन पर आना है। बफर सॉल्यूशन ही बनेगा। तो क्या करेंगे यहां पर, CH3COOH प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू CH3COONA प्लस H2O। इसके कितने मिलीमोल्स हैं, 5 मिलीमोल्स। NaOH के आपने कितने मिलीमोल्स डाले, 2.5 मिलीमोल्स। तो ये रिएक्शन होगी जीरो। इसके कितने मिलीमोल्स बचेंगे, 2.5 मिलीमोल्स। इसके कितने बनेंगे, 2.5 मिलीमोल्स। वाटर के मिलीमोल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो उसके मिलीमोल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये देखना है कि फाइनली सॉल्यूशन में क्या है। फाइनली अगर हम इस सॉल्यूशन में देखें तो एक तो एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, तो क्या बन गया, एक बफर बन गया। तो किसके फॉर्मूले लगेंगे, बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले। तो एसिडिक बफर है pH = pKa, जिसकी वैल्यू दे रखी है 4.76, प्लस लॉग सॉल्ट विच इज 2.5 अपॉन एसिड, अगेन वो भी 2.5, तो आंसर 4.76। लेकिन हमें 10⁻⁻² में करना है तो 476 हो जाएगा, राइट? ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर यहां पर 25 ml के बजाय अगर मैं इसको 50 ml कर देता हूं, इसको अगर मैं 50 ml कर देता हूं, फिर क्या करते, फिर अप्रोच क्या होगी अगर 50 ml होता तो? कोई बताएगा? नियर बाय आंसर फाइंड आउट करो, एग्जैक्टली हो सकता मुश्किल आ जाए। नियर बाय आंसर, अगर हम इसको 50 ml कर देते हैं तो क्या होगा? इसमें मैं थोड़ा आसान कर देता हूं क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन शायद बढ़ जाएगी। तो इस डेटा को 5 ले लेते हैं, pK = 5 कर देता हूं, ठीक है। pK = 4.76 नहीं यूज करना है, उसको 5 यूज करना है। अब बताइए लगभग आंसर क्या आएगा।
बिल्कुल सही। एमएस ने सही बताया है। एमएस बिल्कुल सही जा रहे हो। वीक बेस का केस बन जाएगा, क्योंकि CH3CONA। अब यहां पर क्या होगा, इसके भी 5 मिलीमोल्स, इसके भी 5 मिलीमोल्स, ये दोनों दोनों पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। 0 0, इसके 5 मिलीमोल्स बनेंगे। लेकिन और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 + 50 100, तो ये 100 विच इज 0.05, ये इसकी फाइनल कंसंट्रेशन हो जाए। अब यहां से कैटेगरी डिसाइड करो। अब सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस नहीं है, केवल एक ही है। कौन सा? CH3CONA। CH3CONA, तो यहां पर लिख दूं CH3CONA। Na+ की तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगी, तो एसीटेट आयन की रिएक्शन होगी। उससे क्या बनेगा, CH3COH + OH- 0.05 -x, x और x, तो x² अपॉन 0.05 -x इक्वल्स टू। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये नहीं होगा, ये तो एसिटिक एसिड का है और ये एसीटेट आयन है। 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5 विच इज 10⁻⁻9। तो इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब ठीक है, नियर बाय आंसर निकाला जा सकता है। सर ड्रॉपर बैच आने में समय है और बोर्ड पहले ही खत्म हो रहे हैं, तो प्लीज बता दीजिए उस समय टाइम पीरियड में क्या करूं कि टाइम वेस्ट ना हो। तो आप मोल कॉन्सेप्ट के कहीं से भी लेक्चर्स देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक चैप्टर है, उसको ढंग से देखो। मोल और कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये दो चैप्टर्स करो। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में कोई कोई एक बेसिक चैप्टर उठा लो जो सबसे पहले कराया जाता है, उस पर अपनी थोड़ी ग्रिप बना लो, ताकि जब स्टार्टिंग हो तो अच्छी तरह से हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा। जब पहले दूसरे तीसरे लेक्चर्स करोगे तो ऐसा लगेगा यार ये सब तो मुझे आता है, तो कॉन्फिडेंस काफी हेल्प करेगा। ठीक है। नहीं अनुष्का, pH 7 नहीं होगी। pH 7 तब होती जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हो। ये भी स्ट्रॉन्ग हो, ये भी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में से कोई एक है तो या तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट बनेगा। pH 7 नहीं होगी। समझ में आया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर एसिटिक एसिड भी है, HCl भी है और NaOH भी है। दो नहीं, तीन सब्सटेंस को मिक्स कर दिया। जनरली जेई मेंस वाले इतना कॉम्प्लिकेटेड करते नहीं है, बट चलिए ये फिर भी एक एग्जांपल है जेई मेंस 2020 का। पहले यहां पर सोचो कौन रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। पहले रिएक्शन किसके बीच में होती है, जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो NaOH पहले किसके साथ रिएक्ट करा है, HCl के साथ, क्योंकि HCl एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर HCl पूरा खत्म हो जाता है और NaOH बच जाता है, तो फिर वो बचा हुआ NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर NaOH खत्म हो जाता है तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचेगा, HCl और एसिटिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड। तो ये केसेस कौन फाइनली किस कैटेगरी में जाएगा, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि किसके कितने मिली मोल्स हैं, एसिटिक एसिड के कितने हैं, HCl के कितने हैं, NaOH के कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऋषि शर्मा जी का कहना है, सर मैंने आपसे थर्मो पढ़ी है, मजा आया।
अभिषेक अभी जस्ट पहले बोर्ड पर फोकस करो और जब बोर्ड कंप्लीट हो जाए तो नोट्स के साथ साथ ये जो पीवाईक्यूज मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ये पीवाईक्यूज करो, इन लेक्चर्स को देखो, उससे काफी हेल्प मिलेगी यार। एमएस जितना कर सकते हो कर लो, जो भी चैप्टर्स छूटे हुए हैं वो भी कर लो। आयनिक कर चुके हो, थर्मो रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये तो करी, लिक्विड सॉल्यूशन भी कर लीजिए। अच्छा एकदम खतरनाक लैंग्वेज, सही भाई सही, बहुत बढ़िया। वैसे एडवांस में बहुत बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें, क्योंकि एडवांस में थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो एडवांस के लिए तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी, अच्छे से तरीके से करो इसको। 95 परसेंटाइल में तो जेई एडवांस हो ही जाएगा भाई। पास्ट रिकॉर्ड देखें तो 90 परसेंटाइल जिनके आते हैं वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 90, थोड़ा मान लो इस बार स्टूडेंट्स ज़्यादा थे तो 91 परसेंटाइल मान सकते हैं। तो मुझे लगता है 95 परसेंटाइल डेफिनेटली जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो। पार्थ, हाँ जी पार्थ आई नो। एमएस कह रहा है यस सर, बहुत डेप्थ में कराया आपने, पहले बहुत कन्फ्यूजन में था। देखिए कन्फ्यूजन तभी हटते हैं जब हम थोड़ा डीप में जाके पढ़ते हैं। सरफेस से पढ़ोगे ना, सुपरफिशियली पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन कभी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं उस डेप्थ पे आपको जाना पड़ता है। तो चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो और भी टॉपिक्स है, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करो तो इनमें आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, तभी क्लियरिटी आएगी। और डेप्थ इन द सेंस छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी, आपको बेसिक्स समझने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। बहुत बढ़िया पार्थ। चलो चलो यार, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो तुम मेरे लिए, ऐसे मोटिवेशन दे दिया करो। चलो इस क्वेश्चन का क्या हुआ भाई, इस क्वेश्चन का क्या हुआ, तो एसिटिक एसिड के अगर हम मिलीमोल्स की बात करें, एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स तो 3/60.05 लिख सकता हूं। उसके बाद HCl की बात करें तो HCl के, अच्छा 0.05 तो 50 मिलीमोल्स लिख सकते हो, ठीक है। ये मोल्स है तो 50 मिलीमोल समझ में आ रहा है। HCl की बात करें तो 25 मिलीमोल्स हो जाएगा। और NaOH की अगर हम बात करें तो NaOH के 1/2 × 5, 1/2 × 5 मतलब, नहीं नहीं रुको, ये जो सॉल्यूशन है ये 500 ml में है, ये सब कितने ml में है, ये और इन्होंने चेंज किया है, ये सब 500 ml में है। और NaOH जो हम डाल रहे हैं वो केवल 20 ml में डाल रहे हैं, तो 20 ml में इसके कितने मिलीमोल्स होंगे, तो 20/500। और 20 ml में इसके कितने होंगे, 20/500। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये 20 यहां से अगर आप देखो तो ये कितना हो गया 20, तो इसके 1 मिलीमोल। और इसका अगर हम चेक करें तो इसके कितने मिलीमोल्स हो गए, 2 मिलीमोल्स। तो 20 ml में एसिटिक एसिड के 2 मिलीमोल्स है, HCl का 1 मिलीमोल है। और अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं। तो NaOH के कितने मिलीमोल्स आपने डाल दिए भाई, 2.5, 2.5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। तो 2.5 मिलीमोल्स ये पहले किसके साथ रिएक्ट करेंगे, पहले किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HCl के साथ। तो सोचो 2.5 में से 1 मिलीमोल तो HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अब NaOH के कितने मिलीमोल्स बचे, 1.5। ये NaOH के मिलीमोल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ फिर से वही बफर वाला केस बनने जा रहा है। तो इसके मिलीमोल्स कितने, 2,
NaOH के कितने बचे? 1.5। 2.5 में से 1 ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, तो 1.5, ये 0, ये 0.5 और ये 1.5। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। और अब यहां पर आप हेंडरसन इक्वेशन लगा दो, pKa 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड 1.5 अपॉन 0.5 विच इज log 3। log 3 का डेटा दे रखा है, मतलब हम सही सही जा रहे हैं। ये log 3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, 0.4771। और आंसर वैसे देखा जाए तो ठीक ही है, बहुत किसी की पावर में नहीं है, पावर में नहीं है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, 25, तो आंसर आ जाएगा 5। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा, कर लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप इस क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ये इसका सॉल्यूशन है 5.23। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी कुछ हद तक बफर पर ही है। एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुके हैं 2 बार। इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आए हुए हैं, इनफैक्ट देखा जाए तो वो वहीं से कॉपी किया हुआ है, वहीं से कॉपी बोल सकते हो आप, बट ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे गए हैं। यहां पर भी आपको यही चेक करना है कि क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे। अभी अभी मैंने बताया इस तरह के सारे क्वेश्चंस। बफर की कंडीशन क्या है वो आपको पता है, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर की कंडीशन क्या है वो पता है। बॉम्बे, हेमंत, थर्मोडायनेमिक्स, बहुत 18 लेक्चर्स मिनिमम लगते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो पाता है, लेकिन उसका वेटेज उतना ही ज़्यादा है। अगर आप जेई में देखोगे, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है, रफली हर साल 4-5 क्वेश्चन आते हैं इससे, 4 to 5 क्वेश्चंस। मतलब आप मान के चलो 15 से 20 मार्क्स के आसपास का वेटेज है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप टोटल फिजिकल केमिस्ट्री काउंट करोगे ना, तो केमिस्ट्री टोटल होती है जेई एडवांस में 120 की, अगर 1/3 माने तो 40 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री, 40 मार्क्स की ऑर्गेनिक, 40 मार्क्स की इनऑर्गेनिक, और अगर आप थर्मोडायनेमिक्स केवल सोचोगे तो वो भी 15 से 20 मार्क्स की हो जाती है। हाँ, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप सोचो अच्छा खासा वेटेज है। एक थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो, मतलब आधी फिजिकल पढ़ के जा रहे हो, आधी फिजिकल के बराबर वेटेज है उसका, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला लेता हूँ। चलिए जल्दी से बताइए, फोकस इधर रखो यार, इस पर फोकस करो, इधर उधर की बातों में नहीं बिल्कुल। देखो जिंदगी में इग्नोर करना सीखो बेटा, बहुत जरूरी होता है। हाँ, अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन शादी के बाद तुम्हें समझ में आएगा, तो जितना जल्दी सीख सको सीख लो। यहाँ यूट्यूब पर कोई तुम्हें सिखा रहा है तो अच्छी बात है, इग्नोर करना सीखो। नहीं, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। पूरे चैप्टर के पर्चे खोल दिए थे हेमंत, मजा आया ना हेमंत?
चलो, तो क्या ये बफर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर बफर की कंडीशन क्या होती है? बफर की कंडीशन क्या होती है? एक वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड प्लस एसीटेट आयन, या फिर कोई वीक बेस है NH4OH तो उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, इस तरह से होना चाहिए। तो यहां पर इन दोनों की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये बफर नहीं है। सेकंड केस HCl और CH3CON है, क्या ये रिएक्ट करेंगे? क्या ये रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। CH3CON ये बेस है, HCl एसिड है, क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaCl। NaCl के कारण कोई पीएच नहीं आती है, NaCl से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके मिलीमोल्स है 20, इसके मिलीमोल्स है 10, 0, इसके 10 बचेंगे और इसके 10 बनेंगे। यस, ये बफर बन गया साहब, ये बफर बन गया। यहां बफर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पूरे पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, पूरे पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहां पर थर्ड केस में क्या बनेगा? CH3CONA, CH3CONA, तो ये बफर नहीं होगा। और फोर्थ केस में NaOH ज्यादा है, फोर्थ केस में NaOH ज्यादा है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। बनेगा क्या? CH3CONA प्लस NaOH। मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर फोर्थ केस की आप बात करो तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या होगा? CH3COONA प्लस NaOH, प्लस NaOH। बेसिक बफर भी नहीं बनेगा भाई, ये बफर नहीं है। बफर के लिए वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, यहां पर तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बफर भी नहीं बनेगा, ये भी बफर नहीं है। तो बफर केवल एक ही केस में बन रहा है, विच इज बॉम्बे। अनुष्का, बात समझ में आई? ये बहुत, देखो ये, देखो डिटेल में थ्योरी है, आपको अगर आयनिक पढ़ना है तो 10 लेक्चर चाहिए होते हैं, 10 लेक्चर लगाओगे तब समझ में आएगा। तो अभी केवल इन क्वेश्चंस पर फोकस करो, इनको समझने की कोशिश करो, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। देखो 100% नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि आपको बात क्लिक कर जाए, समझ में आ जाए, चांसेस हैं। और अगर इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, ये आपको कर्व प्लॉट करना है। HCl के सॉल्यूशन में NaOH डाल रहे हैं, HCl के सॉल्यूशन में NaOH डाल रहे हैं, आपको बताना है कि कर्व कैसा होगा, पीएच कैसे चेंज होगी, वो आपको बताना है। ये इसका एक आइडिया होना चाहिए आपको। अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे आपको समझ में आएगा, पीएच ऐसे नहीं चेंज होती, पीएच ग्रेजुअली चेंज नहीं होती है। यहां पर इनिशियली बीकर में HCl है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच किसके आसपास होगी? 1 के आसपास होगी, 1 के आसपास होगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग जो है वो 7 से कम होनी चाहिए, 1 के आसपास। और अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? NaOH। NaOH जब डालोगे एग्जैक्टली इक्वलेंस पॉइंट पर पीएच कितनी हो जाएगी? 7। लेकिन उसके बाद जब आप और NaOH डालोगे तो पीएच सडनली शूट अप कर जाएगी, पीएच सडनली शूट अप कर जाएगी। तो यहां पर देखो, ये तो गलत है, ये गलत है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। और वो कंफ्यूजन ये है कि क्या कर्व ये सही होगा या ये सही होगा। तो पीएच 7 के बाद कर्व यहां पर ऐसे जाएगा, उसके बाद पीएच ऐसे, जस्ट 7 के बाद कांस्टेंट नहीं होगी, ये कर्व इस तरह से होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है। समझ में आई मेरी बात? ये क्यों गलत है? क्योंकि सडन जंप होता है नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट, सडन जंप होता है।
जब थोड़ा सा एसिड बचेगा, थोड़ा सा HCl बचेगा, एक दो ड्रॉप जैसे ही आप NaOH की डालोगे, पीएच सडनली यहाँ पर 3 से 10 11 पर जंप कर जाएगी, सडनली 3 से 11 तक। ऐसा नहीं 3 से 8 नहीं होगी, डायरेक्ट 3 से 11 इस रेंज में वो जंप करेगी। तो यहां पर ये जो कर्व होगा वो इस तरह से होगा। अगर आप बेस में NaOH में एसिड डालोगे तो ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा। ये NaOH में एसिड आप डाल, NaOH में HCl डालने पर ऐसा होगा। इनिशियली बीकर में NaOH है और आप इसमें क्या डाल रहे हो, HCl डाल रहे हो। समझ में आई मेरी बात? तो अगर एक स्ट्रॉन्ग में वीक, और ये तो दोनों केसेस स्ट्रॉन्ग के हो गए, लेकिन अगर यही एसिटिक एसिड में NaOH अगर आप डालते हो तो इसका कर्व थोड़ा अलग होगा। अब ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये वाला जो कर्व है वो लगभग अराउंड 5.5 के आसपास से स्टार्ट होता है, और यहां पर ये जंप होके पता कहां तक जाता है, 11 तक। जैसे इसमें मिड पॉइंट की पीएच 7 है, यहां पर मिड पॉइंट की पीएच 7 नहीं है। यहां पर अगर आप मिड पॉइंट की पीएच देखोगे, मिड पॉइंट की पीएच, तो ये अराउंड कुछ 8.25 इसके आसपास आएगी, 8.25 के आसपास आएगी। ठीक है, आज इस यहीं तक करते हैं। अभी इसमें इंडिकेटर वाला पार्ट बाकी है, KSP वाला पार्ट बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैंने आज 11 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, उसके साथ थोड़ी थ्योरी भी बताई है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऐप पर, पर्टिकुलरली ऐप पर एक DPP भी अपलोड होगी, उसमें से भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ मैंने होमवर्क दिया था। तो थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम इससे पहले हमने कंप्लीट किया था, तो उसकी DPP में किसी को डाउट है तो वो जल्दी से पूछ लो, वो जल्दी से पूछ लीजिए। डाउट है क्या उसमें किसी को? यस, थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम। हर्ष यादव, फिजिकल केमिस्ट्री की कोई थ्योरी बुक नहीं आती है, आपको किसी न किसी टीचर के नोट्स को ही पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, थ्योरी बुक नहीं आती है। कोई भी थ्योरी बुक आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगी, आपको नोट्स यूज करने होंगे और किसी न किसी टीचर की क्लास में से ही समझना पड़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी को कोई डाउट? बताइए। केमिकल और थर्मोकेमिस्ट्री ये दो DPPs थी, DPP नंबर आई थिंक 8 और DPP नंबर, सॉरी, 7 और 8। थर्मोकेमिस्ट्री में डाउट है कौन से क्वेश्चन में अनुष्का? 3rd और 4th में। एक सेकंड होल्ड करो। कहाँ? वो लगाना DPP अभी डाली नहीं क्या तुमने? थर्मोकेमिस्ट्री, अरे यार ऐसे ही है क्या ये? चलो ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 और 4, चलिए दोनों बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में H बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए,
आपको SF6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दे रखा है, S का भी दे रखा है और F का भी दे रखा है। तो हमने एक रिएक्शन लिख ली यहां पर SF6 कन्वर्टिंग इनटू S प्लस 6F। अब अगर इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो सल्फर का कितना दे रखा है 275, फ्लोरीन का कितना दे रखा है 80, तो 6 इंटू 80 माइनस SF6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस 1100 दे रखा है। ये सॉल्व करो, ये टोटल करो, और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो 6 बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो, 6 बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो, 6 SF बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो इक्वल्स टू 6 टाइम्स SF बॉन्ड, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। यार ये तो हेमंत हो जाना चाहिए यार। आयनेशन एंथैल्पी, बॉर्न हेबर्ट साइकिल का क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर बहुत सारे डेटा नहीं दे रखे हैं। बॉन्ड एंथैल्पी और इसका डेटा नहीं दे रखा है, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। यहां पर इन्होंने मान लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब गैसियस स्टेट में है, कन्वर्टिंग इनटू NaBr, ये मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इस केस में यहां पर इसका केवल आयोनाइज करना होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये लेटिस एंथैल्पी, समझ गए। लेटिस एंथैल्पी, ये एरो मैंने ऐसे बना रखा है इसीलिए प्लस साइन के साथ 728.4, ये डेटा कितना दे रखा है 495.8, और ये डेटा दे रखा है -325। अब हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बोनस होना चाहिए, ठीक है। हर्ष यादव यार, कोर्स IIT स्कूल के ऐप पर जाओ, वहां पर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क DPP नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। DPP नंबर 9 आयनिक की है, पूरी नहीं करना है, पूरी नहीं करनी है, जहां तक मैंने बताया उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस करने हैं आयनिक के। DPP 9 ये हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, KSP से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट। थैंक यू, चलिए बाय बाय।